नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी साइंस की बुक से डिसीज़ के बारे में। डिसीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें इसका सिग्निफिकेंस अपने आप बन जाता है। कोविड के टाइम में आपने देखा कि बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स और तमाम सारी गाइडलाइंस ऐसी दी गई आपको जिसकी आपको ज़रूरत पड़ी अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। उसी सीक्वेंस को आगे समझने के लिए, उसी चीज़ को जानने के लिए कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि अ परफेक्ट हेल्थ, अ परफेक्ट बॉडी हैज़ अ परफेक्ट माइंड। अगर आपके पास एक परफेक्ट बॉडी है तो आप ये मान के चलिए आपका माइंड भी परफेक्ट होगा। और आप एक हेल्दी माइंड से जब स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात यह है कि आपका परफेक्शन अपने सब्जेक्ट में और जो भी आप काम या जो भी अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल करते हैं वो सक्सेसफुली आप कैरी आउट भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है, ना केवल इस बात के लिए कि हमें सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी या हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हेल्थ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को इस तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे कि एक हेल्दी लाइफ को कैसे जिया जाए ये जान पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है डिसीज़ेस के मामले में, जो हेल्थ का एक असेसरी पार्ट है। अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर हेल्थ, you need to know the small part of the health that is called a disease. Meaning of disease is simply a kind of state of the body when we are beyond some sort of ailment or the problem related to the body. यानी कि अगर किसी तरह की समस्या जो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, उससे अगर हम दूर हैं तो हम ये कहेंगे कि हम डिसीज़ फ्री हैं। और अगर हमें किसी तरह की कोई एलिमेंट है, वी आर इन डिस्कम्फर्ट, देन वी कैन कॉल दैट वी आर इन द स्टेट ऑफ डिसीज़। हम डिसीज़ को डिवाइड कर लेते हैं समझने के हिसाब से कि द मीनिंग ऑफ डिसीज़ इज डिस प्लस ईज, है ना। डिस मीन्स होता है एब्सेंस और ईज माने होता है कंफर्ट। जब हमारे जीवन में एब्सेंस हो, किसका, कंफर्ट का अगर एब्सेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर इन डिसीज़। बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीज़। तो यू कैन कॉल डिसीज़ इज़ द एब्सेंस ऑफ ईज। ईज मीन्स कंफर्ट। अगर आपके जीवन में कंफर्ट नहीं है और आप आराम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी टास्क को, तो यू कैन से दैट यू आर इन डिसीज़। डिसीज़ बेसिकली हम देखिए ऐसा है, किसी भी डिसीज़ को समझने के लिए उनके नेचर को जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से हो जाती हैं हमारे शरीर में, क्या रीज़न होते हैं कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, किन किन तरीक़ों से ये बीमारियां फैल जाती हैं। इस आधार पर हमने डिसीज़ को क्लासीफाई किया है, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए डिसीज़ के मामले में कि हाउ द डिसीज़ बेसिकली हैपन इन अवर लाइफ। सो द डिसीज़ दिस वे आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस एंड द एक्वायर्ड डिसीज़ेस। एक तो डिसीज़ कहलाती हैं कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल से मतलब होता है इनबॉर्न डिसीज़ेस से। इनबॉर्न मतलब जो जन्म से ही हमें होती हैं, उन डिसीज़ेस को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस आर इनबॉर्न डिसीज़ेस। इनबॉर्न से मतलब होता है जो जन्म से ही होती हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं जन्मजात जो बीमारियां होती हैं उनको इनबॉर्न डिसीज़ेस या कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस कहते हैं। बट देयर आर सर्टेन डिसीज़ेस विच आर नॉट कॉन्जेनाइटल सिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ, जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो हम बीमारियां अपने रहन सहन या अपने खान पान की वजह से गेन करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज़ेस। तो दिस इज़ व्हाट द लाइफ बिलोंगिंग स्पीसीज़, लाइफ के टाइम पे जो हमें बिलोंग करती हैं डिसीज़ेस, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज़ेस। एक्वायर्ड मतलब जो हम गेन करते हैं अपने रहन सहन या अपने खान पान के आधार पे, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज़ेस। तो अब एक कॉन्सेप्ट हमें बन गया कि बीमारियां ब्रॉडली दो तरीके की होती हैं। एक तो वो जो कि जन्म से ही हमें हो जाती हैं, ये जन्मजात होती हैं, यानी कि जन्म हमने लिया और जन्म से ही, जन्म के टाइम पे ही हमें वो बीमारियां मिली। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वंशानुगत जो बीमारियां होती हैं, जो माता पिता से हम लोगों में आ जाती हैं, उन डिसीज़ेस को कॉन्जेनाइटल कह सकते हैं। तो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनहेरिटेबल डिसीज़ेस। क्या कह सकते हैं हम इसको, इनहेरिटेबल डिसीज़ कह सकते हैं। इनहेरिटेबल मतलब जो जन्मजात हैं और वंशानुगत हैं। तो जो वंशानुगत बीमारियां हैं या जन्मजात जो बीमारियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ेस कहेंगे।
अब कॉन्जेनाइटल डिसीजेस फिर से दो तरीके से क्लासिफाइड है। वन इज कॉल्ड जीनेक डिसीजेस एंड सेकेंड आर कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसीजेस। जीनेक डिसीज से मतलब होता है, देखिए हम लोगों की जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। हमने इतना जनरली तो हम जानते हैं कि एवरी बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी लिविंग बॉडी हो, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। वो सब सेल की बनी होती हैं। सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कुछ धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम पे होते हैं डीएनए। डीएनए इज़ अ हेरिटरी मॉलिक्यूल। यही वो मॉलिक्यूल है जो कि आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को, जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम करते हैं। तो इन पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी वजह से समस्या पैदा हो जाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम जीन के वजह से आई है, जीन इज व्हाट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट जीन कहलाता है जो एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। अगर कोई डिसीज़ जीन में एबनॉर्मेलिटी की वजह से आई है तो दैट डिसीज इज कॉल्ड जीनेटिक डिसीज। अब जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? क्रोमोसोम की वजह से आ रही है, तो उस डिसीज़ को हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसीजेस। तो हेरिटेबल डिसीजेस और दी कॉन्जेनाइटल डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, जीनिक डिसीजेस एंड क्रोमोसोमल। अब जीनिक डिसीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें जो जीन की वजह से आ जाती हैं, तो जीन जैसे कि हमने डिफाइन कैसे किया कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एज अ सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड रिकॉन। Cytoplasmic unit of inheritance is called cistron, and mutational unit of inheritance is called neutron, and recombinational unit of inheritance is called recon। तो चाहे वो सिस्ट्रॉन में एबनॉर्मेलिटी आई हो या म्यूटॉन में आई हो या रिकॉन में एबनॉर्मेलिटी आई हो, उसकी वजह से जो बीमारी किसी भी बॉडी में दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड जीनेटिक डिसीज। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर व्हाट द जीनिक एबनॉर्मेलिटीज। ये ह्यूमन में एक जीनिक एबनॉर्मेलिटी है जो जीन में अनियमितता की वजह से आती है, गड़बड़ी की वजह से आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जीनेटिक डिसीज कहते हैं। हीमोफीलिया में एक्चुअली क्या होता है कि जो पेशेंट होता है हीमोफीलिया का, ये एक रेसेसिवली लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसको हम जेनेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे से इसको इलेबोरेट करते हैं। हीमोफीलिया जो है क्या है? इट्स अ रेसेसिवली लिंक्ड डिसऑर्डर विच लाई ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है, इसमें ये अयोग्यता आ जाती है कि अगर उसको किसी तरह की इंजरी होती है, चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग फिर रुकती नहीं है। रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लीडिंग की जो रोकने की प्रोसेस है उसको कहते हैं कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ द क्लॉटिंग और द कोएगुलेशन इज हाइंडर्ड इन द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया से सफ़र कर रहे होते हैं उन व्यक्तियों में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड लगातार बहता रहता है। और फाइनली होता क्या है कि जब ब्लड की लगातार बहता ही रहेगा तो आफ्टर सम टाइम पर्सन गो टू डेथ, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो चूँकि इस बीमारी में ब्लड बहता ही रहता है, इसलिए इसको हम ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस डिसीज़ वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू दी एलिजाबेथ फैमिली, जो रॉयल फैमिली थी उसमें ये देखने को मिली। महारानी जो साहिबा थी उनमें ये बीमारी आई और इसलिए उनके जो रॉयल जो पैलेस था उसमें अमूमन आधे से ज़्यादा हिस्से में दीवारों पे कुछ कुशन्स या ये कहिए गद्दे लगवा दिए गए थे, जिससे किसी व्यक्ति को चोट लगने की कोई संभावना हो। और पैलेस से सारे जितने भी फाइन इंस्ट्रूमेंट से जिसकी वजह से चोट लग सकती थी वो सारे हटवा दिए गए थे। तो हीमोफीलिया इज़ ऑन द वन हैंड कॉल्ड द ब्लीडर्स डिसीज़, क्योंकि लगातार ब्लड बहने से पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहते हैं। और चूंकि एक रॉयल फैमिली में बीमारी है, सबसे पहले म्यूटेशन की वजह से आई, इसलिए इसको रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो हीमोफीलिया इज़ अ रॉयल डिसीज़ एंड दिस इज़ द ब्लीडर्स डिसीज़ एज वेल, एंड दैट इज़ जीनिक इन नेचर। जो कैसी होती है? जीनिक नेचर की होती है। दूसरा जो डिसीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि ऐसे पेशेंट जिनमें रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी खो देते हैं, ये वो पेशेंट होते हैं जो हरे और लाल कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक्स क्रोमोसोम से रेसेसिवली लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि रेसेसिव जीन के वजह से हो जाता है। तो ये दोनों ही बीमारियां कैसी होती हैं? जीनिक नेचर की होती हैं, जीन में अनियमितता की वजह से आती हैं। दूसरी जो डिसीजेज होती हैं जो कि कॉन्जेनाइटल या हेरिटेबल होती हैं, दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोमल डिसीजेज, जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से आती हैं।
अब क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं वो कई तरीके से होती हैं, जैसे उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो स्ट्रक्चरल कहते हैं, स्ट्रक्चरल डिसीजेज होती हैं, और कुछ नंबर में चेंजेस आ जाने से भी गड़बड़ी आ जाती है। तो जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब क्या है, जैसे क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाए, क्रोमोसोम में इन्वर्जन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन एट्सेट्रा। अगर ऐसे कुछ तरीक़ों से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी क्रोमोसोम की वजह से, जो किसी भी व्यक्ति में देखने में आती हैं। देयर आर नंबर ऑफ द डिसीजेज विच हैपन्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम। बट हम यहाँ उन सबको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमें केवल ये समझना है कि बीमारियाँ कितने तरीक़ों से हो जाती हैं। तो जीन में गड़बड़ी की वजह से बीमारी पैदा होती है, तो क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से। तो क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, हर व्यक्ति के पास में एक फिक्स नंबर है क्रोमोसोम्स का और एक निश्चित प्रकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है उसका। तो अगर किसी भी व्यक्ति के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो इसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी कहेंगे, और अगर क्रोमोसोम का नंबर बदल जाता है तो इसको न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटी कहेंगे। तो क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। एक तो होती हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ और दूसरी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। तो जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड सिंड्रोम्स। देखो यहाँ थोड़ा सा एक समझ लेने की बात ये है कि डिसीज़ जो होता है, डिसीज़ एज अ सिंगल कैरेक्टर डिसऑर्डर। एक कैरेक्टर में जब डिसऑर्डर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं। बट व्हेन देयर इज अ मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर, जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर में डिसऑर्डर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV की वजह से हो जाता है। HIV एक वायरस है जिसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है, और वो क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर बन जाता है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो देयर आर नंबर ऑफ द सिंड्रोम्स विच हैपेंस ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दे आर मोस्टली सिंड्रोम्स, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें से तमाम सारे सिंड्रोम्स में से आप एड्स के बारे में अमूमन सभी लोगों ने सुन रखा है, जानते हैं वो। तो सिंड्रोम का एग्जाम्पल तो इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि एड्स में जो पेशेंट होता है उसको बहुत सारे कैरेक्टर की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़ होती है, जिसमें फाइनली पेशेंट की डेथ हो जाती है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस, इसके लिए कोई सफल या कारगर इलाज नहीं है। जानकारी ही एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको जानकारी है तो बस आप उससे बच सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है, इलाज कराने से अच्छा है कि आप बचाव करें। तो अगर आप बचाव करते हैं तो बीमारियों से आप ग्रस्त नहीं होंगे, एंड दैट इज़ द बेटर वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो ये दो तरह की तरीके हुए जिसके द्वारा बीमारी हो सकती है। तो दीज आर द टू मेथड्स जिसके द्वारा डिसीजेज हो सकती हैं। पहला है जीनिक डिसीज एंड सेकेंड इज क्रोमोसोमल। एक तो जीन में गड़बड़ी से समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, और क्रोमोसोम में होने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। नाउ दीज आर व्हाट कॉन्जेनाइटल। एक पार्ट हम डिसीजेस का ये क्लियर कर लिया हमने कि कॉन्जेनाइटल क्या होती हैं। वो बीमारियां जो जन्मजात हैं, जन्म से ही होती हैं, हेरिटेबल होती हैं, माता पिता से वंशानुगत होती हैं, माता पिता से संतानों में आ जाती हैं और उनसे फिर वो आगे कैरी ऑन हो जाती हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्जेनाइटल। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिसीजेज आर व्हाट, एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीजेस। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिसीजेस डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के आधार पर, कम्युनिकेशन के मतलब कैसे फैल जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन द डिसीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ऐसी जो पेशेंट से या बीमार से किसी स्वस्थ व्यक्ति में बीमारियां चली जाती हैं वो कम्युनिकेबल नेचर की होती हैं, और जो कम्युनिकेट नहीं करती हैं बट एक्वायर्ड होती हैं, लाइफ टाइम में गेन करते हैं, बट वो पेशेंट से किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो जो पेशेंट से किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि पेशेंट टू हेल्दी पर्सन, इफ़ द डिसीज़ इज़ ट्रांसमिटिंग, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। और जो ऐसा नहीं करती हैं या ऐसा उनका नेचर नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में समझ लें कि भाई कैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इनको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एजेंट्स के बेसिस पे, जो एजेंट बीमारी पैदा करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, उनको हम डायरेक्टली एजेंट का नाम देते हैं। यू कैन कॉल इट द पैथोजन। पैथोजन इज व्हाट, द एजेंट कॉजिंग डिसीज़। पैथोजन का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एजेंट्स कहते हैं। तो एजेंट्स कॉजिंग डिसीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो
इनसे संबंधित होते हैं, दे आर कॉल्ड एजेंट ओरिएंटेड डिसीजेस। और जो दूसरी डिसीजेज होती हैं जो कम्युनिकेशन कॉज करती हैं, तो पहले तो हम इसी को देख लें, चलिए एजेंट कॉजिंग डिसीजेस, फिर इसके बाद कम्युनिकेटिंग जो डिसीजेज होती हैं वो। तो एजेंट के माध्यम से जो बीमारियां जाती हैं वो कौन सी हैं भाई? दे आर वायरस बॉर्न डिसीजेज या वायरल डिसीजेज। वायरल से मतलब क्या होता है? जो वायरस के द्वारा बीमारी हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड वायरल डिसीजेज। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट द बैक्टीरियल डिसीज। सो डिसीजेज विच हैपेंस इन द पर्सन और अपीयर इन अ पर्सन, और जिसका मैनिफेस्टेशन वायरस के द्वारा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द वायरल डिसीज। जो बैक्टीरिया से बीमारी हो जाए दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियल डिसीज। और जो बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, अपने डाइवर्सिटी वाले पार्ट में पढ़ रखा है, प्रोटोजोआ होते हैं, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जब बीमारियां प्रोटोजोआ से हो तो दे आर कॉल्ड प्रोटोजोअन डिसीजेज। और हेलमंथ्स जो राउंड वर्म्स होते हैं खासतौर से, उनसे जो बीमारियां हो जाती हैं दे आर कॉल्ड द हेलमंथ डिसीजेज। और फंगस जो होता है, फंजाई जिसको कहते हैं, उससे अगर डिसीज़ हो जाती है तो इट्स कॉल्ड द फंगल डिसीज। इस तरह देयर आर 5 बेसिक एजेंट्स जिनके द्वारा तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कॉमनली नोन जो वायरल डिसीजेज होती हैं दे आर लाइक इन्फ्लुएंजा, पॉक्स, पोलियो एंड एड्स। ये क्या है? ये वो डिसीजेज हैं जो वायरस से हो जाती हैं ना। इन्फ्लुएंजा अमूमन आपने देखा होगा सर्दी गर्मी में अक्सर आपकी नोज़ वीपिंग शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ व्हाट ए काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरस। इसका जब अटैक होता है तो नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नोज़ वीपिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग आ गई, नोज़ वीपिंग कही है कि आपकी नोज़ से वाटरी सब्सटेंस रिलीज होने लगता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इन्फ्लुएंजा। कोल्ड हो जाता है आपको। नेक्स्ट इज व्हाट द पॉक्स। जैसे देखा होगा हम लोग अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं कि माता निकल आई है किसी को, तो माता निकल आ मतलब छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं रेड कलर के, जिसमें पानी भी भरा हो सकता है। तो वो जैसे ही दाने फूटते हैं तो उसका पानी एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, वहाँ फिर दाने हो जाएंगे। अगर ये व्यक्ति से वो वाटरी सब्सटेंस किसी हेल्दी व्यक्ति में पहुँच गया तो उसको भी पॉक्स हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट, दैट्स व्हाई कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल कहेंगे। इन्फ्लुएंजा का भी इसी तरह से कम्युनिकेशन होता है ना। फॉर्माइट बॉर्न डिसीज़ बन जाती है ये, कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर जुकाम हुआ है और उसने अपनी नोज़ इस तरह से साफ़ करता है और वो पेन यूज़ कर रहा है, तो वो वाटरी सब्सटेंस पेन में लग जाएगा। एंड सपोज यू आर आस्किंग फॉर द पेन फॉर द सेम पर्सन, उससे आपने वही पेन मांगा हुआ है और वो पेन आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में भी वही वाटर लगेगा, और आपने भी नोज़ को अगर इस तरह से कर लिया तो ना द वाटर हैज़ अप्रोच टू द लेवल ऑफ योर नोज़ एंड यू विल आल्सो सफ़र द इन्फ्लुएंजा, आप भी उसी से सफ़र कर जाएंगे। तो सिमिलरली दीज आर द डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड एनीवे। कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ये बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो इन्फ्लुएंजा इज कम्युनिकेबल इन नेचर, ये वायरस बॉर्न डिसीज़ है। पॉक्स इज़ अ वायरस। पोलियो वायरस वायरल डिसीज़ है। एड्स HIV की वजह से होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिसीज़। हर बीमारी को हम लोग डिटेल में फर्दर आगे जब टॉपिक करेंगे तो उनमें पढ़ेंगे। हम लोग केवल आज नेचर पढ़ना है, बीमारियाँ कितने तरीके की होती हैं और वो कैसे हो जाती हैं। एक एक डिसीज़ को फिर हम एलैबोरेट करेंगे, डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि कैसे वो डिसीजेस होती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीजेस हैं दे आर लाइक एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रासिस जिसको कहते हैं। तो अगर किसी को इसका अटैक हुआ है बैसिलस एंथ्रासिस का, तो ही विल सफर एंथ्रेक्स। सिमिलरली लेप्रोसी, टाइफॉइड, साइमोनेला टाइफिमेरियम, टिटेनस, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, सिफिलिस, साल्मोनेला पैलिडम एंड कॉलरा and the what called the pneumonia and the tuberculosis, तो these are what all the diseases which are caused by bacteria। तो इनके सबके अलग अलग causes हैं जो कि बैक्टीरिया रीज़न होता है इसका। these are the certain diseases जो कि बैक्टीरिया बॉर्न होती हैं ना। सिमिलरली प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस जिनको हम प्रोटोजोअन डिसीजेस कहते हैं, जैसे मलेरिया इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ। जैसे मॉस्किटो की बाइटिंग से हो जाती है, मॉस्किटो बाइटिंग होती है तो उसमें एक पैरासाइट होता है जो कि मॉस्किटो के अंदर लाई करता है, उसकी बाइटिंग के द्वारा मलेरिया एंटर कर जाता है। स्पोरोजोइट्स होते हैं बेसिकली जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो प्रोटोजोआ से ओरिएंटेड जो डिसीज़ है दैट इज़ मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ प्रोटोजोअन डिसीज़ है। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका दैट इज़ कॉल्ड। सो दीज आर व्हाट द सर्टेन डिसीजेज विच आर कॉज ड्यू टू प्रोटोजोआ। हेलमंथ से होने वाली बीमारियाँ जैसे एस्केरिस, एस्केरियासिस जो डिसीज़ होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एस्केरिस। एलिफेंटियासिस एंड टेनियासिस है ना।
टीनिया सोलियम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो डिसीज़ होती है दैट इज कॉल्ड द टीनियासिस, दैट इज द हेलमंस डिसीज़। एंड द फंगल डिसीजेज लाइक रिंगवर्म, खुजली हो जाती है, अक्सर देखा होगा छोटे छोटे से धब्बे हो जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द रिंगवर्म। और एथलीट्स फुट इज ऑल्सो अ फंगल डिसीज, ये भी फंजाई की वजह से होता है। तो दीज आर द सर्टेन एजेंट्स विच आर द पैथोजन एंड कॉजेज द कम्युनिकेबल डिसीज। ये क्या कॉज करती है? कम्युनिकेबल डिसीज कॉज करती है। सिमिलरली कुछ और ऐसी डिसीजेज होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाए दैट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस, कम्युनिकेशन तो है बट कैसा, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाए दैट्स कॉन्टेजियस, और जो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होती है दैट्स कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस। तो आपने वही कम्युनिकेबल डिसीज को फिर दो में डिवाइड किया, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन के बेसिस पे 5 तरह के डिसीजेस और कम्युनिकेशन के बेसिस पे 2 तरह के डिसीजेस, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, टच के द्वारा हो जाती हैं बीमारियां, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं। कॉन्टेजियस जैसे जो नेचर के होते हैं दे आर लाइक एसटीडीज, पॉक्स एंड लेप्रोसी। ये किसी भी व्यक्ति को अगर ये डिसीज़ है तो उससे डायरेक्टली किसी दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है, दैट्स वाई दे आर कॉन्टेजियस इन नेचर। और नॉन कॉन्टेजियस का मतलब ये है कि बीमार से किसी हेल्दी व्यक्ति में ये बीमारी नहीं जाती है बट कम्युनिकेट कर सकती है उससे, दैट्स कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। जैसे मलेरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है? मलेरिया के पेशेंट को अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया और वो मॉस्किटो फिर किसी दूसरे हेल्दी व्यक्ति की अगर बाइटिंग करता है तब वो डिसीज़ होगी, यानी कि सीधे पेशेंट से किसी दूसरे व्यक्ति को ये डिसीज़ नहीं होगी, किसी माध्यम से होगी। तो जब किसी माध्यम से हो रही है तो उसको हम नॉन कॉन्टेजियस कहेंगे, लेकिन सीधे सीधे एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को बीमारी हो रही है तो उसको हम कॉन्टेजियस कहेंगे। तो दिस वे कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एजेंट्स पे बेस्ड और कम्युनिकेशन पे बेस्ड। एजेंट्स पे बेस्ड 5 तरह की और कम्युनिकेशन के बेस पे 2 तरीके की। एंड नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज का मतलब जो कम्युनिकेट नहीं करती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। इनको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में, डेफिशिएंसी डिसीजेज, डीजनरेटिव डिसीजेज, कैंसरस डिसीजेज एंड एलर्जिक डिसीजेज। जो डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो खास तौर से जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में अगर उनकी कमी हो जाती है तो उससे संबंधित कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो ये डाइटरी डिसीजेस भी कहलाती हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस आर देयरफॉर कॉल्ड डाइटरी डिसीजेस। अब जैसे कुछ सर्टेन डेफिशिएंसी डिसीजेज मतलब हार्मोन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे लाइक डॉर्फिज्म, बौनापन होता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोस्टैटिन की कमी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो है बौने कद के होते हैं, अमूमन उनकी हाइट 4 फीट के आसपास की होती है, तो ऐसे लोग डॉर्फ कहलाते हैं एंड द डिसीज इज कॉल्ड डॉर्फिज्म। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज व्हाट? द मैरिस्मस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो होती है दैट्स कॉल्ड द मैरिस्मस। एंड डायबिटीज़ जो इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है दैट्स कॉल्ड द डायबिटीज़। शुगर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में एंड दैट्स कॉल्ड द डायबिटीज़। डायबिटीज़ ऑल्दो 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो वो हम फर्दर जब डिसीजेज आगे डिटेल में जाएंगे तब सभी तरह के डिसीजेज को फिर एक्सप्लेन करते हैं। अभी केवल ये समझें कि बीमारियाँ कितने तरीके से हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेज जो किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हो सकती है। डीजनरेटिव डिसीज़ ऐसी डिसीज़ है जो आपके बॉडी का डिसइंटीग्रेशन कॉज कर दे, विघटन शुरू कर देती हैं, उन बीमारियों को कहते हैं डीजनरेटिव डिसीज़। ऐसी डिसीज़ है जैसे आर्थराइटिस, गठिया रोग, जो खासतौर से जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सिनोवियल फ्लूइड। और उस फ्लूइड का जब अमाउंट कम होने लगता है या सूखने लगता है तो फिंगर्स को इस तरह से बेंड करने में या कोई भी जॉइंट जो आपकी बॉडी का है उसको बेंड करने में दिक्कत होती है एंड दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस, है ना। एंड सेकेंड इज लाइक द स्ट्रोक। स्ट्रोक इज ऑल्सो अ डिजनरेटिव डिसीज, जैसे हार्ट अटैक किसी को हो रहा है, हार्ट अरेस्ट हो रहा है, कोरोनरी डिसऑर्डर है लाइक वेन्स या आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है, तो दैट इज डीजनरेटिव डिसीज़। सिमिलरली कैंसरस डिसीज़ जैसे कि ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर मतलब गांठ हो जाना, कहीं भी बॉडी में अगर आउटग्रोथ निकल रही है तो दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ट्यूमर तो होते हैं बट किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, दे आर कॉल्ड द बेनिग्न ट्यूमर, है ना। और कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो वाकई में डेंजरस होते हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो मेटास्टेसिस कॉज करते हैं, यानी कि पूरे शरीर में फैलने लग जाते हैं, फिर वो किसी ना किसी माध्यम से पूरे शरीर में फैलेंगे। तो स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसरस सेल्स इन द बॉडी
इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो जब कोई ऐसा ट्यूमर है जो इस तरह से फैल रहा है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। और जो ट्यूमर बस स्लीपिंग कंडीशन में है, कुछ नुकसान भी नहीं कर रहा है, दैट्स कॉल्ड बेनिन ट्यूमर। तो बेनिन ट्यूमर का इतना नुकसान नहीं होता है शरीर में जितना मैलिग्नेंट ट्यूमर का होता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ कैंसरस सेल। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक्चुअली ऐसी आउटग्रोथ होती है सेल्स की जो डिवाइड तो कर रही हैं सेल, बट वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती। उनको नहीं पता होता है कि भाई हमें फ्यूचर में करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम किस उद्देश्य से प्रोड्यूस हुए हैं, ये वो आइडेंटिटी भूल जाती हैं ऐसे कहिए उनको। तो दे आर ऑल कैंसरस सेल्स। नेक्स्ट आर व्हाट दी एलर्जिक डिसीजेस। एलर्जिक से मतलब होता है ऐसी डिसीजेज जो हाइपर सेंसिटिव नेचर की होती हैं, लाइक अस्थमा। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, तो ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जो है दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। तो अस्थमा जो होती है, अस्थमा इज एलर्जिक डिसीज़ जो कि किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है। सो नाउ दिस वे वी हैव गॉन थ्रू द मल्टीपल टाइप ऑफ द डिसीजेज जो किसी भी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं, और इसके बाद हम हर एक डिसीज़ को उसको एलैबोरेटेड वे में एक अच्छे तरीके से, जिससे कि हम पूरी डिसीज़ का तरीका देखिए। किसी भी डिसीज़ को पढ़ने का तरीका जो होता है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो बीमारी का एजेंट कौन है, किसकी वजह से वो बीमारी हुई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो द सिम्टम्स, है ना, कि डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, वो जानना जरूरी है। फिर उस जब सिम्टम्स आपने जान लिए, देन यू कम फॉर द प्रिवेंशन। आपको दूसरे स्टेप पे क्या समझना होगा? प्रिवेंशन को समझना होगा कि हम इस बीमारी की रोकथाम कैसे करें। प्रिवेंशन के बाद फिर आती है बात क्योर की, है ना, और मोड ऑफ डिसेमिनेशन की, कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो 5 स्टेप में हम किसी भी डिसीज़ को पढ़ेंगे। एजेंट्स कॉजिंग डिसीज़, सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़, मोड ऑफ डिसेमिनेशन, ये बीमारी फैलती कैसे है, तीसरा प्रिवेंशन, एंड चौथा प्रिवेंशन, एंड 5वां कंट्रोल, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया, मेडिकेशन कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मेडिकेशन, इन सर्टेन स्टेप्स में हर एक बीमारी को फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप बस इतने सारी डिसीजेस के टाइप को समझ लीजिए, उनको कितने तरीके से ये बीमारियाँ होती हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं तमाम तरह की ये जो बीमारियाँ हैं वो किस तरीके से किसी व्यक्ति में हो जाती है। टिल देन बाय बाय।